गुड मॉर्निंग। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट के अंतर्गत अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो 5th यूनिट में चैप्टर है उससे पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का मीनिंग होता है कि जो विद्युत कंपनियां होती हैं उनके किस प्रकार से लेखे रखे जाते हैं। तो विद्युत कंपनी के जो लेखे रखे जाते हैं तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि चूँकि कॉर्पोरेट अकाउंट है और कॉर्पोरेट अकाउंट का अधिनियम 2013 के अनुसार लेखे बनाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए अलग से अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो है वह जो सर्विस देती है वह इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आप देखिए कि चाहे एक सामान्य कंज्यूमर है, फैक्ट्री है, सिनेमा हॉल है, कोई एंटरप्राइजेज है, इंस्टीट्यूट है, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में रीजनेबल वैल्यू पर ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। यदि रीजनेबल वैल्यू पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी, अर्थात जैसे टैरिफ्स कहते हैं या शुल्क कहते हैं, उस युवा शुल्क यदि रीजनेबल नहीं होगा या उचित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पक्ष पर, चाहे वह कंज्यूमर है, चाहे वह फैक्ट्री है, चाहे वह सिनेमा हॉल है या इंस्टीट्यूट है या एनी अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कोई भी है, तो ऐसी स्थिति में उसे हर चीज़ महंगी पड़ेगी, और महंगी पड़ने से उसके लाइफ स्टाइल पर या लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल पर फ़र्क पड़ता है। तो एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या पावर या जनरेट के बिना हम कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम ये माने कि इलेक्ट्रिसिटी हमें महंगी मिलती है ऐसी कंडीशन में, तो हमारा प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन महंगा होगा तो डिमांड कम होगी, या हर समाज के प्रत्येक पक्ष को वह चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए अलग से रूल्स बनाए गए हैं, और उसके लिए मैंने पहले पेज में ही नोट्स में डाला है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो एक्ट चलता है, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये 2003 जो एक्ट लागू किया गया है, ये वास्तव में पुराने इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्ट थे उनको रिप्लेस करके किया गया है। और जो पुराने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट थे वह 3 हैं: द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, द इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट सप्लाई एक्ट 1948, द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। इन तीनों को रिप्लेस करके और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को लागू किया गया है। ये जो एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पूरे भारत में सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सभी जगह एक सरीका लागू होता है। और फिर उसके लागू करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये पॉइंट भी दिए हुए हैं कि जो भी है सेपरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। सेपरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह सबसे पहले जनरेट होती है, पर ट्रांसमिट होती है, और उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अलग अलग उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार से किसको लाइसेंस लेना है, नहीं लेना है, इसी प्रकार से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और ये आपके पास 7 पॉइंट हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट पूरे करता है। ये एक्ट इसके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऑब्जेक्ट बताता है। अब मैं प्रैक्टिकल बेस पर आ रही हूँ कि हाउ टू वी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वह अपने अकाउंट किस प्रकार से करती है। तो सबसे पहले मैं इनके इनकम रिकॉग्नाइज, अर्थात जो इनकम होती है उनके आधार पे मैं आपको एंट्रीज बता रही हूँ। एक्चुअल में वेन एवर एनी कंज्यूमर गो टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइड हिम services of the electricity, then electricity company receive two type of money, that means two type of revenue.
फर्स्ट रेवेन्यू इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज़ द सर्विस लाइन डिपॉजिट। कहने का अर्थ है कि जब भी कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जाएगा तो जब भी वह अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए या फैक्ट्री के लिए वह इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस प्राप्त करना चाहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा जो पैसा रिसीव किया जाता है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट में और सर्विस लाइन डिपॉजिट में। सिक्योरिटी डिपॉजिट वह अमाउंट है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उस कंज्यूमर के नाम से सिक्योरिटी के रूप में अपने पास पैसा जमा करती है और उसका जब ब्याज आता है तो वर्ष के प्रथम जो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है या प्रथम तिमाही होती है उसका जो भी बिल बनता है उसमें वो ब्याज को एडजस्ट कर देती है। और वैसे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का मीनिंग ये होता है कि पैसे लौटाए जाएंगे जब भी कभी भविष्य में बिजली काट दी जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति आती नहीं। कोई भी कंज्यूमर होता है वह अपने घर की या अपनी फैक्ट्री की या अपने ऑफिस की लाइट कटवाता नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर पैसा ज़रूर जमा करवाता है। सेकंड वन है सर्विस लाइन डिपॉजिट। सर्विस लाइन डिपॉजिट माना जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से उसके घर या उसके ऑफिस तक लाइट का अरेंजमेंट किया जाएगा तो लाइन से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो खर्चों के संबंध में जो पैसा लिया जाता है उसको सर्विस लाइन डिपॉजिट कहते हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में हमारे पास दो एंट्री वर्ष भर की हैं और तीसरी एंट्री वर्ष के प्रारंभ की है। तो पहली एंट्री है वेन एवर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड, अर्थात सिक्योरिटी डिपॉजिट जब प्राप्त होती है तो क्या एंट्री बन जाएगी कंपनी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। और सेकंड वन हो जाएगा उस पर जो भी वर्ष भर में एक्रूड इंटरेस्ट हुआ है मतलब इंटरेस्ट आया है उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये अमाउंट आने वाले वर्ष में प्रथम तिमाही के अंतर्गत कंज्यूमर के बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वह तीसरी एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स टर्नओवर। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी डिपॉजिट की है। सेकंड, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट के संबंध में जो फाइनेंशियल एंट्रीज तो आपके सामने हो गई। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत किस प्रकार से दिखाई जाती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं इसी वीडियो में बता रही हूँ। पेज खुल गया है। इसके अंतर्गत जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वह नॉन करंट लाइबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में शो की जाती है। इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेज है वह पी&एल के अंतर्गत डेबिट करके राइट ऑफ किया जाता है। और इसी प्रकार से जो इंटरेस्ट एक्रूड जो बनता है वह वर्ष के प्रारंभ की जो तिमाही होती है उसके अंतर्गत उसके बिल में एडजस्ट करके और बिल का पेमेंट कंज्यूमर से करवाया जाता है। और इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत भी इनको कैसे शो किया जाता है। सेकंड वन है अपने सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन। सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि कस्टमर के द्वारा जब भी सर्विस लाइन का पेमेंट किया जाता है तो वह सर्विस लाइन का कंट्रीब्यूशन कहलाता है। अब सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन भी एक साथ में अमाउंट आता है, तो ऐसी स्थिति में इसका किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाए इसके लिए 4 मेथड हैं। पहला मेथड आपके सामने है कि कंट्रीब्यूशन इज अकाउंटेड एज लाइबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज एज इनकम ओवर द लाइफ ऑफ एसेट्स। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इसको लाइबिलिटी में दर्शाया जाए, क्योंकि अब एक तरफ से जब तक कि हम पूर्ण समय तक कंज्यूमर को सर्विसेज नहीं दे देते तब तक सर्विस लाइन से संबंधित जो कंट्रीब्यूशन है वह एक तरह से कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के रूप में दिखाया जाए। और उसके पश्चात जितनी भी संपत्ति है मतलब जितनी भी एसेट्स है उस एसेट्स को उसके जीवन काल से भाग दे करके उसका अनुपातिक रूप निकाल देना चाहिए और प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते के अंतर्गत क्रेडिट कर देना चाहिए। अर्थात रिकॉग्नाइज एज इनकम ओवर द लाइफ ऑफ एसेट्स का मीनिंग है कि इसके संबंध में जो भी एसेट्स हैं
उस एसेट्स में उसके लाइफ का ईयर का डिवीजन कर दीजिए और प्रत्येक वर्ष का जिस प्रकार से डेप्रिसिएशन आता है उसी प्रकार से यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, ये इनकम ऑफ द कंपनी निकाल रहे हैं। तो प्रति वर्ष की जो इनकम होगी वह इनकम P&L के अंतर्गत क्रेडिट की जाएगी। सेकंड मेथड जो दिया हुआ है वह दे रहा है कि अगर ये इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो उसका जो अकाउंटिंग किया जाता है एज ए रिजर्व किया जाता है। एज ए रिजर्व करके न तो उनको उपभोक्ताओं को ये राशि लौटानी है और न ही आगामी बिलों में एडजस्ट करना है और न ही इसको P&L के अंतर्गत एज ए इनकम शो करनी है। थर्ड वन जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मेथड है, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिजर्व। जो कंट्रीब्यूशन मिला है उसको कैपिटल रिजर्व के तौर पे दिखाया जाना है और उसके बाद में जितनी भी राशि कंट्रीब्यूशन की प्राप्त हुई है उस राशि को हम कैपिटल रिजर्व के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बैलेंस शीट में दिखाते जाएंगे, लेकिन वह कैपिटल रिजर्व की राशि कम होती जाएगी क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट में कर देंगे, अर्थात P&L अकाउंट में कर देंगे। तो जैसे जैसे राशि P&L अकाउंट में जाती जाएगी वह प्रति वर्ष उसकी कंपनी की इनकम बनती जाएगी और जो कैपिटल रिजर्व है उसमें से हम कम करते जाएंगे। और लास्ट वन आपको दे रहा है कि जितना भी आपकी एसेट्स है उसमें से जितना भी कंट्रीब्यूशन मिला है, सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन, उसको घटा दीजिए और घटाने के बाद में उसकी नेट कॉस्ट आ जाएगी। नेट कॉस्ट को डेप्रिसिएट करना है, नेट कॉस्ट को डेप्रिसिएट करना है। तो इस प्रकार से चारों विधियों में से जो तीसरी विधि है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी हम वही करेंगे। और इसके संबंध में जो अकाउंटिंग की जाएगी तो इसकी दो एंट्रीज हैं। पहला दे रहा है व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर टूवर्ड कैपिटल और सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन, अर्थात जब भी सर्विस लाइन का पैसा प्राप्त हो या कंट्रीब्यूशन तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और ऑब्लिक सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन। सेकंड वन है हम प्रत्येक वर्ष में क्या करेंगे, P&L अकाउंट में इनकम के तौर पे क्रेडिट कर देंगे, तो कैपिटल और सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू P&L। थैंक यू। इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको बताती हूँ।